हेलो दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपनी क्लास में। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चे याद रखिए, आज से जो हमारा सिलेबस शुरू होगा वो होगा भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अभी तक हमने वर्ल्ड के मैक्सिमम ज्योग्राफी को कवर कर लिया, जो सारे इंपॉर्टेंट थे, जो मिसलेनियस थे मैं क्लास के दौरान आपके पढ़ाते जाऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो बच्चे सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम भारत के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, परिचय की बात करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जो भारत का बेसिक इंट्रोडक्शन है उससे एवरी ईयर एक ना एक सवाल आपसे पूछे ही जाते हैं। हम एकदम वैज्ञानिक तरीके से क्या करेंगे कि अभी भारत के बेसिक ज्योग्राफी को, बेसिक जो परिचय है उसको हम कवर करेंगे। पूरी बात समझ में आई? तो चलिए, तो सबसे पहले एक बात सभी बच्चे याद रखिएगा कि जो भारत जो देश है, इंडिया, क्लियर है? भारत जो है बच्चे वो दक्षिण एशिया में, यहाँ एक एक बात को समझते चलिए कि भारत दक्षिण एशिया में अपनी केंद्रीय स्थिति रखता है। भारत दक्षिण एशिया में अपनी केंद्रीय स्थिति रखता है। अब यहाँ पर आपको एक बात समझना है कि मैंने स्पष्ट कहा है कि जो भारत है वो दक्षिण एशिया में क्या है, अपनी केंद्रीय स्थिति रखता है। यानी भारत को कहा गया है कि आप साउथ एशिया में अपनी सेंट्रल पोजीशन रखते हैं। याद रखेंगे, साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में अपनी केंद्रीय स्थिति मतलब सेंट्रल पोजीशन रखता है। क्योंकि बच्चे एक बात क्लियर कीजिएगा कि दक्षिण एशिया में भारत है और भारत के बाद फिर समुद्र शुरू हो जाता है और एक छोटा सा देश श्रीलंका भी है। लेकिन फिर भी समुद्र शुरू होने के बाद भी भारत को ये कहा गया है कि आप जो है दक्षिण एशिया में अपनी केंद्रीय स्थिति रखते हैं, सेंट्रल पोजीशन रखते हैं। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई? तो फिर से यहाँ समझ लीजिए। अच्छा, फिर याद रखना है कि भारत विविधताओं में एकता का देश है। फिर हम एक एक बात को समझते चलते हैं बच्चे। भारत विविधताओं में एकता का देश है। भारत विविधताओं में एकता का देश है। विविधताओं में एकता का देश है। क्लियर हो चुका? इसका मतलब है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। याद रखिएगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत को यह भी कहा गया है बच्चे कि भारत एक विविधताओं का क्या है, देश है। और बच्चे याद रखिएगा कि भारत अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए भी जानी जाती है। क्लियर है? तो मैं फिर से आपको बता दूं कि भारत दक्षिण एशिया में अपनी सेंट्रल पोजीशन रखता है और भारत विविधताओं में क्या है, एकता का देश है। अच्छा, अब अगर भारत के मैं स्थिति की बात करूं, क्लियर है? तो बच्चे याद रखिएगा कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल, हम एक एक बात को एकदम बच्चे इजी रूप में कवर करेंगे। कुल क्षेत्रफल यानी कि जो एरिया है वो क्या है, तो याद रखेंगे, सभी बच्चे केयर करेंगे, 32 लाख। क्लियर हो चुका? अच्छा, इसके बाद मैं आपको कुछ अप्रोक्स में एरिया बताऊंगा, उस एरिया को आपको कवर करना है। क्लियर है बच्चे? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर हो चुका? क्लियर है? इस बात को सभी लोग याद रखिएगा कि अगर आपसे भारत का टोटल एरिया पूछा जाता है, कुल क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो हम कहते हैं 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर। क्लियर है? और ये भी याद रखिएगा कि ये विश्व के कुल भूमि का लगभग 2.42% है। इस बात को भी याद रखना है कि वर्ल्ड के टोटल एरिया का 2.42% है। कितना बच्चे? 2.42% है, जो कहां पर है? भारत में है। अच्छा, और अगर आप इसका स्थान रखना चाहते हैं कि देशों में ये कितना बड़ा स्थित, तो याद रखना है आपको कि ये 7वां बड़ा देश है। क्या है बच्चे? ये 7वां बड़ा देश है। यानी वर्ल्ड लेवल पर इंडिया की जो पोजीशन है वो क्या है? 7th पोजीशन है। तो इस बात को भी याद रखना है कि हमारा जो देश है 7वां बड़ा देश है, 7th पोजीशन पर है। अच्छा, अब अगर इसके हम पॉपुलेशन, जनसंख्या की बात करें तो फिर याद रखना है आपको बच्चे कि इसकी जो जनसंख्या है, क्लियर है, वो सेकेंड इन द वर्ल्ड, विश्व में क्या है? दूसरी है। यानी भारत
पॉपुलेशन के लिहाज से विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है और कहा जाता है बच्चे कि वर्ल्ड की लगभग 17% आबादी भारत में रहती है। इस बात को भी याद रखना है कि वर्ल्ड की लगभग 17% जो पॉपुलेशन है, 17% जो आबादी है बच्चे, ये आबादी कहाँ पर है? ये आबादी भारत में है। तो भूलना नहीं है कि ये 7वां सबसे बड़ा देश है, 7th पोजीशन पर आती है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो चाइना जो प्रथम नंबर पे फर्स्ट पोजीशन पर है, चाइना के बाद सेकंड स्थान में भारत आता है। और वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 70% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रह रही है बच्चे? वो भारत देश में रह रही है। क्लियर है? अच्छा, फिर भी एक बात याद रखना है आपको कि अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो भारत क्या है? भारत एक विकासशील देश है। भारत एक, फिर क्या है बच्चे? भारत एक विकासशील देश है, यानी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। चलिए, ये तो पहले मैंने आपको भारत के बारे में कुछ खास बातें बताई, लेकिन बच्चे एक बात याद रखिएगा कि भारत के नाम पर ही एक महासागर है जिसका नाम पड़ा है। क्लियर है? तो याद रखेंगे बच्चे कि भारत के नाम पर हिंद महासागर का नाम है। भारत के नाम पर ही क्या बच्चे? हिंद महासागर का नाम है। और सभी बच्चे याद रखिएगा कि हिंद महासागर का पुराना नाम क्या है? रत्नाकर है। क्लियर हो चुका? तो भारत के नाम पर हिंद महासागर का क्या है बच्चे? नाम है। क्लियर हो चुका? और इस बात को भी याद रखिएगा कि जो हिंद महासागर का पुराना नाम है वो क्या है? रत्नाकर है। रत्नाकर। और हिंद महासागर का नाम बच्चे भारत के नाम पर ही पड़ा है। तो चलिए, यहाँ पहले मैंने आपको भारत के बारे में कुछ खास बातें बताई। अब इसकी मैं आपको वर्ल्ड में पोजीशन बताऊंगा। वर्ल्ड में ये कहाँ पर है? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि अगर मान लीजिए कि हम भारत को अक्षांशीय दृष्टि से देखें। किस दृष्टि से देखें? अक्षांशीय दृष्टि से देखें, मतलब कि बच्चे लैटिट्यूड के बेस पर देखें। याद रखिए, भारत को मैं अक्षांशीय दृष्टि से देख रहा हूँ, लैटिट्यूड के बेस से देख रहा हूँ। तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चे? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पूरी बात समझ में आ चुकी है? एकदम आराम से सभी बातों को समझते चलिए। तो मैंने जब लैटिट्यूड कर बेस पर देखा, अक्षांशीय दृष्टि से देखा, तो मैं ये देख रहा हूं कि भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन बच्चे याद रखना, अक्षांश के साथ देशांतर भी होता है। अगर अब मैंने भारत को देशांतरीय दृष्टि से देखा, देशांतरीय दृष्टि से, क्लियर है? यानी लॉन्गिट्यूड के बेस पर, लॉन्गिट्यूड के बेस पर। तो देशांतरीय दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो देशांतरीय दृष्टि से भारत जो है बच्चे वो कहाँ स्थित है? भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ आपको पूरी बात एकदम समझ में आ चुकी है। ठीक है? तो बच्चे आई रिपीट कि अगर आप अक्षांश की दृष्टि से देखते हैं, लैटिट्यूड की दृष्टि से देखते हैं, तो भारत कहाँ है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन अगर हम यही लॉन्गिट्यूड की दृष्टि से देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बेस पे देशांतरीय नजर से देखते हैं, तो भारत हमें कहाँ दिखता है बच्चे? भारत हमें पूर्वी गोलार्ध में दिखता है। और अगर आप इन दोनों को मिला लें, अगर दोनों को मिला ले तो हम क्या कहेंगे? समग्रता। ठीक है? समग्रता मतलब बच्चे एक साथ, इंक्लूसिवली। ठीक है? तो समग्रता भारत जो है बच्चे, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर आप दोनों को एक साथ देखेंगे तो भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूरी बात एकदम समझ में आ चुकी है। चलिए, तो हमने इस बात को भी समझ लिया कि अगर हम एक साथ देखते हैं मिला करके तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो हमने देखा कि भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में स्थित है। चलिए, यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आई। अब बच्चे हम और अब क्या करते हैं कि भारत के अंदर चलते हैं और जितने भी बेसिक इंफॉर्मेशन है धीरे धीरे हम सारे को कवर करेंगे। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आई। अभी हम इंट्रोडक्शन पे ही चल रहे हैं। अभी सारा हम क्या कर रहे हैं? भारत के इंट्रोडक्शन को ही बना रहे हैं। क्लियर है? चलिए, पहले मैं ये इंट्रोडक्शन मिटा दिया, आप समझ चुके हैं।
क्लियर हो गया। चलिए अब बच्चे फिर अब हम आते हैं भारत के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर भारत का आपको एक रफ स्केच बना देता हूँ, और रफ स्केच बनाने के बाद मैं यहाँ पर बच्चे आपको भारत के बारे में सब बताऊंगा। क्लियर है? ये देखिए ये देखिए बच्चे, ठीक है, मैंने क्या किया कि एक भारत का आपको रफ स्केच बना दिया ताकि मैं इसी की ग्राफिंग पर आपको सब कुछ सिखा सकूं। तो बच्चे सबसे पहले ये देखिए, ये क्या मैंने बनाया, 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड को मैं देख रहा हूं तो भारत किस हेमिस्फीयर में है बच्चे, इसके ऊपर नॉर्थ है तो भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, ठीक है। और फिर मैंने एक इधर लाइन खींचा और इस पर भी लिखा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को देख रहा हूं तो भारत किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है। और दोनों को अगर आप एक साथ मिलाकर देखते हैं तो बच्चे हमें साफ नजर आ रही है कि भारत जो है वो कहां पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि भारत के अंदर चलकर अब भारत के अक्षांश और देशांतर को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बच्चे सभी लोग याद रखना है, अब आपको यहाँ पर सभी लोग क्या कीजिए कि भारत का दक्षिणी अक्षांश, क्लियर है बच्चे, भारत का दक्षिणी अक्षांश क्या है, तो सभी बच्चे याद रखिएगा, भारत का दक्षिणी अक्षांश 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। पूरी बात समझ में आ गई। इसका मतलब है कि अगर हमने भारत के दक्षिणी अक्षांश को देखा है बच्चे, तो यही भारत का जो दक्षिणी अक्षांश है वो क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। यानी भारत के दक्षिणी अक्षांश की अगर हम बात करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, जो निकोबार द्वीप के, इस बात को याद रखना है बच्चे, जो निकोबार द्वीप के इंदिरा पॉइंट बच्चे याद रखेंगे, इंदिरा पॉइंट जो है अभी क्या है, डूब गया है। क्या है बच्चे, डूब गया है। तो याद रखना है कि जो निकोबार के इंदिरा पॉइंट से क्या है, गुजरती है, इंदिरा द्वीप के इंदिरा पॉइंट से गुजरती है। एकदम क्लियर हो चुका है, से गुजरती है। और एक बात याद रखिएगा बच्चे कि इंदिरा पॉइंट को ही हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम ये भी कहते हैं बच्चे, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्लियर हो चुका। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि जो भारत का दक्षिणी अक्षांश है वो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, जो निकोबार द्वीप के इंदिरा पॉइंट से गुजरता है, और इंदिरा पॉइंट अभी सुनामी के कारण डूब गया है, से गुजरती है। और इंदिरा पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्लियर हो चुका। लेकिन बच्चे मैंने भारत का दक्षिणी अक्षांश का है। अब यहाँ पर आपको एक बात और याद रखना है बच्चे कि यहाँ पर क्या कीजिएगा कि भारत की मुख्य भूमि, अब देखिए मैंने मेन लैंड कहा है, यानी मैंने आइलैंड्स को छोड़ दिया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस तरफ लक्षद्वीप है, और अगर हम इस तरफ की बात करेंगे बच्चे तो इधर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप भी है। क्लियर है। तो हमने अंडमान निकोबार द्वीप को भी इसमें काउंट किया है। लेकिन अब यहाँ मैंने सिर्फ भारत की मुख्य भूमि कहा, यानी सिर्फ ये भारत की मुख्य भूमि की बात हो रही है। क्लियर हो चुका है बच्चे। चलिए तो अब यहाँ पर क्या कीजिएगा कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी अक्षांश यानी कि साउथ लैटिट्यूड, क्लियर है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। क्लियर हो गया बच्चे। मैं फिर से बता दूं आपको, ठीक है, कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी अक्षांश। अब यहाँ मुख्य भूमि है, यहाँ पूरा भारत था बच्चे, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी अक्षांश कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी, क्लियर है बच्चे, भूलेंगे नहीं, जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी, यानी कि बच्चे तमिलनाडु में ही क्या है, कन्याकुमारी है। स्पष्ट है। तो जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से
से गुजरती है। क्लियर हो गया? यानी भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी अक्षांश है बच्चे, वो किससे गुजर रहा है? वो कन्याकुमारी से गुजर रहा है। कहां से गुजर रहा है बच्चे? कन्याकुमारी से गुजर रहा है। चलिए, ये आपको पूरी बात आपको समझ में आ चुकी है। तो चलिए, हमने यहाँ पर इस बात को भी क्लियर कर लिया। अच्छा, एक बात याद रखना है बच्चे कि ये जो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, जरा मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ कि कन्याकुमारी से गुजरती है। एक और बात आप लोग याद रखिएगा बच्चे कि 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड जो है वह विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा का मतलब क्या है बच्चे? इक्वेटर से। ठीक है, एकदम अच्छे से समझिए, इक्वेटर से 876 किलोमीटर दूर है। क्लियर हो चुका? कितना दूर है बच्चे? 876 किलोमीटर दूर है। तो चलिए, सबसे पहले हमने इस बात को भी कवर कर लिया कि ये एक विषुवत रेखा से कितनी दूर है, तो हम कहेंगे 876। क्लियर हो चुका है? चलिए, अब हम फिर बच्चे केयर करेंगे। यहां तक तो हमने पूरी बात को समझ लिया। तो अभी हमने दक्षिणी अक्षांश की बात की, अब हम किसकी बात करेंगे? उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे। क्लियर है? तो फिर याद रखना है आपको कि भारत का उत्तरी अक्षांश, भारत का उत्तरी अक्षांश। क्लियर है बच्चे? तो जो भारत का उत्तरी अक्षांश है वो कितना है? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि वो है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट। क्लियर है बच्चे? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। क्लियर हो चुका? मैं फिर से आपको बता देता हूं। पहले ये तो आपने एकदम क्लियर कर लिया है कि भारत का जो उत्तरी अक्षांश है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, जो जम्मू कश्मीर के, क्लियर है बच्चे, जो जम्मू कश्मीर के, देखिए बच्चे पहले सब जम्मू कश्मीर था, अब आपको भी पता है कि वो एरिया लद्दाख हो रहा है। तो देखिए मैंने ब्रैकेट में लद्दाख भी लिख दिया, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। जो जम्मू कश्मीर यानी के लद्दाख के इंदिरा कोल से गुजरती है, इंदिरा कोल से गुजरती है, इंदिरा कोल से गुजरती है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आई। तो ये जो इम्पोर्टेंट सब बातें हैं बच्चे, ये आपको याद रखनी है, इसे नहीं भूलनी, क्योंकि देखिए यहाँ से आपसे जो है मैक्सिमम क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। तो जब हमें अगर ये सारी चीजें याद रहेंगी तो फिर हमें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, एक बात और मैं आपको याद दिला दूं कि जो कन्याकुमारी से गुजरती है, देखिए यहाँ कन्याकुमारी है, तो यहीं पर बच्चे केप कोमोरिन भी है। तो कन्याकुमारी की जगह वो केप कोमोरिन भी लिख सकते हैं, तो भी बात वही है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों क्या है, एक ही चीज है। क्लियर है? तो कन्याकुमारी से गुजरती है या केप कोमोरिन से गुजरती है। फिर देखिए भारत का उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, जो जम्मू कश्मीर यानी जो लद्दाख, अब तो यूटी होगी बच्चे, के इंदिरा कोल से गुजरती है। कहां से गुजरती है? जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख का जो इंदिरा कोल है, उसी इंदिरा कोल से ये गुजरती है। यहाँ आपको एकदम पूरी बात समझ में आ चुकी है, किस तरह की आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए, ये तो हमने सीख लिया। तो बच्चे अभी तक अगर आप केयर कीजिएगा तो मैंने अभी आपको भारत का सिर्फ अक्षांश बताया है, अभी मैंने आपको देशांतर नहीं बताया है। तो अब हमें भारत के देशांतर को भी समझना है। क्लियर हो चुका? पहले ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब हम इसके देशांतर को भी कवर कर लेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि हमें कुछ रटना ना पड़े और हमारी सारी चीजें क्या है, बखूबी एकदम क्लियर होती जाए, आपके दिमाग में सारी बातें बैठती चली जाए। क्लियर हो चुका? ओके ना, फिर हम बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब फिर सभी लोग याद रखेंगे, क्लियर है, कि भारत का पश्चिमी देशांतर। अब मैं भारत के पश्चिमी देशांतर की बात कर रहा हूं। क्लियर है? भारत का पश्चिमी देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड, देशांतर मतलब बच्चे लॉन्गिट्यूड। भारत का पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। क्लियर हो चुका? भूलेंगे नहीं कि भारत का पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, जो गुजरात के
सर्क्रिक। और गांव का क्या नाम है बच्चे? गुहार माटा। गांव का क्या नाम है जहां से गुजरती है? गुहार माटा। देखिए जनरली गुहार माटा नहीं पूछा जाता, सर्क्रिक पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो भारत का पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, जो गुजरात के सर्क्रिक गुहार माटा से गुजरती है। गुहार माटा से क्या है बच्चे? गुजरती है। क्लियर है? एकदम आपको क्लियरली इसको याद रखना है कि भारत का अगर आपसे पश्चिमी देशांतर पूछता है तो आप कहेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड अगर पूछ रहा है तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, जो गुजरात राज्य के सर्क्रिक के गुहार माटा जो गांव से क्या कर रही है? ये गुजर रही है। क्लियर हो चुका? तो हमने पहले क्या किया कि भारत के पश्चिमी देशांतर को अच्छे से देख लिया। अब हम आते हैं भारत के पूर्वी देशांतर पर भी। ठीक है? फिर याद रखना है कि भारत का पूर्वी देशांतर, भारत का पूर्वी देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड। क्लियर है बच्चे? लॉन्गिट्यूड। तो भारत का पूर्वी देशांतर जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। क्लियर हो गया? जो अरुणाचल प्रदेश के, जो अरुणाचल प्रदेश के वालांगू क्षेत्र का क्या नाम है बच्चे? वालांगू। और अगर गांव का नाम पूछेगा तो फिर हम वही गांव का नाम क्या बताएंगे? कीबीथू से गुजरती है। कीबीथू से क्या है बच्चे? गुजरती है। क्लियर हो चुका? से गुजरती है। क्लियर हो गया? तो सभी बच्चे याद रखना है कि भारत का जो पूर्वी देशांतर है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। भूलेंगे नहीं, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। क्लियर? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, जो अरुणाचल प्रदेश के वालांगू, और उस गांव का क्या नाम है? कीबीथू। क्लियर है? कीबीथू से गुजरती है। चलिए, तो अब हमने क्या किया कि भारत का अक्षांश भी बना लिया और भारत का हमने क्या कर लिया बच्चे? देशांतर भी बना लिया। अब हम भारत के स्थल सीमा और जल सीमा, इन सभी चीजों की हम क्या करेंगे बच्चे? अभी बात करेंगे। ठीक है? लेकिन सबसे पहले अब मैं भारत के विस्तार की पहले आपको बात कर दूं। ठीक है? यहाँ सभी बच्चे याद रखिएगा कि भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ, भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ, क्लियर है बच्चे? यानी नॉर्थ टू साउथ कितना है? 3214 किलोमीटर है। क्लियर है? तो हमने देखा कि जो भारत का नॉर्थ टू साउथ है वो क्या है बच्चे? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। लेकिन उसी तरह अगर भारत के ईस्ट और वेस्ट की बात की जाए, क्लियर है? तो सभी बच्चे फिर याद रखना है कि भारत का, ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि भारत जो है बच्चे पूरब से पश्चिम, भारत पूरब से पश्चिम की तरफ यानी ईस्ट टू वेस्ट कितना है? 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर। क्लियर हो चुका? तो बोलेंगे नहीं कि नॉर्थ टू साउथ, अगर आप नॉर्थ टू साउथ देखेंगे तो 3214 किलोमीटर है। और अगर यही आप बच्चे ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे, पूरब से पश्चिम देखेंगे, तो फिर क्या मिलेगा आपको? 2933 किलोमीटर यानी 2933 किलोमीटर। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। ठीक है? चलिए, अब बच्चे ये तो हमने इन सब की बात की। अब जरा हम इनके इंटरनेशनल बाउंड्री की भी बात कर लें ताकि हमारी एक एक चीज यहाँ पर क्लियर हो। पहले मैं ये मिटा दूं, ये सीख गए आप लोग? ओके। अब आते हैं भारत की लैंड बाउंड्री पर, स्थल सीमा पर। लेकिन बच्चे एक बात याद रखिएगा कि अगर हम समुद्र की बात करें, ठीक है, अगर हम भारत में समुद्र की बात करें तो आप सभी बच्चे इस बात को जानते हैं कि समुद्र जो है वो दक्षिण भारत की खूबी है। क्लियर है? समुद्र क्या है बच्चे? वो दक्षिण भारत की खूबी है, क्योंकि भारत का नॉर्थ जो है, भारत के नॉर्थ में समुद्र नहीं है। क्लियर है? चलिए, यहाँ मैं आपको पहले समुद्र की भी पोजीशन बना दूं ताकि अगर हम आगे बढ़े तो हम चीजों को समझे, हमें कोई परेशानी नहीं हो। तो बच्चे अगर भारत के आप नॉर्थ को देखेंगे तो यहाँ कोई समुद्र नहीं है। तो इस इंटरनेशनल बाउंड्री को हम क्या कहेंगे? लैंड बाउंड्री कहेंगे, स्थल सीमा कहेंगे। भूलेंगे नहीं बच्चे, लैंड बाउंड्री कहेंगे या क्या कहेंगे? स्थल सीमा। तो चलिए, अब सभी बच्चे यहाँ पर फिर केयर कीजिए
कि भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा, क्लियर। अब भारत की जो स्थलीय सीमा की बात करें तो बच्चे वो कहते हैं कि लगभग 15,106। देखिए ये बच्चे आपको मैं अप्रोक्स में बता रहा हूं कि लगभग क्या है 15,106 किलोमीटर है, जिससे हम इन टोटलिटी 15,200 किलोमीटर कहते हैं। हम टोटली क्या कहते हैं 15,200 किलोमीटर। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, देखिए स्थलीय सीमा का मतलब क्या होता है, लैंड बाउंड्री होता है। आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, स्थलीय सीमा का मतलब होता है लैंड बाउंड्री। तो जो भारत की लैंड बाउंड्री है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है, क्लियर है। और इसी को अगर आप पूरी आंकड़ों में देखेंगे तो वो लगभग 15,106.7 किलोमीटर है, क्लियर है। अच्छा, फिर याद रखना है कि यह जो स्थलीय सीमा है यह 7 देशों से लगती है, क्लियर है। फिर याद रखना है कि यह सीमा यानी ये जो लैंड बाउंड्री है यह सीमा 7 देशों से लगती है, 7 देशों से लगती है। पूरी बात समझ में आ गई। तो हमने ये भी सीख लिया कि ये जो सीमा है वो क्या है 7 देशों से लगती है, जिसका क्रम देख रहे हैं बच्चे, हम यहाँ क्रम की बात करेंगे, क्रम। और ये क्रम कैसा होगा, ये क्रम होगा अवरोही। अवरोही का मतलब होता है बच्चे डिसेंडिंग। क्या होता है डिसेंडिंग, जिसका क्रम अवरोही है, क्लियर है। ये देखिए बच्चे, जिसका क्रम क्या है, हम अवरोही क्रम की बात करेंगे, अवरोही घटते हुए। तो जिसका क्रम, तो सबसे पहला जो सबसे लंबी बाउंड्री है बच्चे वो क्या है, वो है बांग्लादेश की। तो याद रखिएगा कि हमारी जो लैंड बाउंड्री है, इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री, वो सबसे लंबी किस देश के साथ है, तो हम क्या कहेंगे, वो बांग्लादेश के साथ है। लगभग बच्चे 4,096 किलोमीटर। वो लगभग कितनी है बांग्लादेश के साथ, तो 4,096 किलोमीटर लगभग में, क्लियर है। तो इस बात को याद रखिएगा कि बांग्लादेश के साथ जो है लगभग हम क्या है 4,096 किलोमीटर। अप्रोक्स में बच्चा आप यहाँ 0.7 भी हम कह सकते हैं, पर जनरली वो ऐसे अप्रोक्स में आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने फिर से मैं आपको बता दूं कि यह सीमा 7 देशों से लगती है लैंड बाउंड्री, जिसका क्रम हमने घटते क्रम में कहा। यानी सबसे बड़ी जो लैंड बाउंड्री है बच्चे नंबर 1, वो किसके साथ है, वो बांग्लादेश के साथ है, लगभग 4,096 किलोमीटर, ठीक है। बांग्लादेश के बाद जो दूसरा देश है बच्चे इस सीक्वेंस में, वो क्या है, चीन के साथ फिर हम लगते हैं। और चीन के साथ लगभग कितना लगते हैं बच्चे, वो लगते हैं हम 3,488 किलोमीटर, 3,488 किलोमीटर। चलिए ये भी लगभग हो गया। अच्छा, बांग्लादेश के बाद चीन, और चीन के बाद फिर जो हमारी जो बाउंड्री लगती है बच्चे, वो भी हम जान लेते हैं कि चीन के बाद फिर लगती है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ लगी बच्चे, फिर पाकिस्तान के साथ। अब हमें ये जानना है कि पाकिस्तान के साथ लगभग कितना है, तो पाकिस्तान के साथ है लगभग बच्चे 3,323 किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर। ये लगभग क्या है पाकिस्तान के साथ है, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से कि अब हमारे फिर किसके साथ है, तो सबसे पहले बांग्लादेश, चीन, फिर पाकिस्तान, फिर है बच्चे नेपाल, क्लियर है। यानी हमारी चौथी बड़ी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो किस देश के साथ लगी हुई है, वो नेपाल के साथ लगी हुई है, लगभग 1751 किलोमीटर, लगभग 1751 किलोमीटर। पूरी बात समझ में आई बच्चे। चलिए, नेपाल के बाद हम किसके साथ लगते हैं, नेपाल के बाद फिर बच्चे हमारा जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो सबसे ज्यादा किसके साथ लगता है, वो म्यांमार के साथ लगता है। किसके साथ, म्यांमार। और एक बात याद रखिएगा कि म्यांमार को ही हम पहले बर्मा भी कहते थे, यानी बर्मा ही क्या है बच्चे, म्यांमार है। और म्यांमार के साथ कितना है, लगभग 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर, क्लियर हो गया। चलिए, तो सबसे